हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एक ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से हम क्या करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को एज अ रिसोर्स हम यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यूज़र सेटिस्फैक्शन, डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स बेसिकली की इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में हम ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक आइडिया और ओवरव्यू हो जाए कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, तो हम ऑडिट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली देखना स्टार्ट करेंगे कि आईटी के पर्सपेक्टिव में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। अगर आईटी के पर्सपेक्टिव में वो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बाकी जगह कंट्रोल्स बेटर हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस जो हैं कंट्रोल्स को, स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस जो हैं कंट्रोल्स को पावरफुल बनाती हैं। तो हम ऑटोमेटिकली ये समझ जाएंगे कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के अनुसार काम हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है हमने बोला, उसमें की इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पहला तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होगा, परफॉर्मेंस का किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, यूज़र सेटिस्फैक्शन और डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स होंगे। तो अगर हम मैनेजमेंट कंट्रोल बोलें तो मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब ये है कि जो पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। अगर हमने पॉलिसीज़ लेड डाउन कर दी, प्रोसीजर्स लेड डाउन कर दिए, प्रैक्टिसेस हैं, वो प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को हम मिल रहे हैं, तो मैनेजमेंट कंट्रोल सही है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल सही होगा तो इंटरनल कंट्रोल भी सही होगा, आईटी कंट्रोल्स भी सही होंगे, आईटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स भी सही होंगे, क्योंकि आईटी मैनेजमेंट कंट्रोल्स जो हैं टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल्स के पार्ट हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? प्रैक्टिसेस के बारे में हम प्रैक्टिसेस काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस बेसिकली होती क्या हैं? प्रैक्टिसेस जो हैं वो ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल मैनेजमेंट पॉलिसी हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनको हम प्रैक्टिसेस कह सकते हैं। मतलब फाइनल ट्रांसलेशन जो हो रहा है पॉलिसीज़ का, वो प्रैक्टिसेस के रूप में हो रहा है, यानी कि एक प्रैक्टिस हो रही है। मतलब आप सुबह सुबह मॉर्निंग इतने बजे आते हो, सुबह सुबह आप आते हो तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगे होते हैं, उसमें फिंगरप्रिंट करके आप ऑफिस के अंदर घुसते हो। उसके बाद आप लोगों से मिलते हो और आप क्या कहते हैं, अपनी टीम से मिलते हो। और उसके बाद क्या होता है कि सपोज़ दूसरी तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं बेसिकली जो धरातल में प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो पॉलिसीज़, कई बार क्या होता है प्रैक्टिसेस पॉलिसीज़ के अनुसार नहीं होती हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ लेट डाउन कर ली जाती हैं लेकिन प्रैक्टिसेस अपने अनुसार चलती हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें तो राजशाही चलती है, मतलब अपने अनुसार वो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। तो किस तरीके से ओवरऑल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक्चुअली इंप्लीमेंट होंगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसीज जो है हाई लेवल डॉक्यूमेंट है, ये हमने जाना, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पॉलिसीज फ्रेम करता है और वो हाई लेवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसमें ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर मैनेजमेंट की इंटेंशंस होती हैं। बेसिकली पॉलिसीज़ में प्रोसीजर्स क्या होते हैं, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इन डिटेल्ड डॉक्यूमेंट से हम जो है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। और प्रैक्टिसेस जो बेसिकली हैं, अगर आप प्रोसीजर्स तो डिटेल डॉक्यूमेंट्स हो गए, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हो गई अगर हम प्रोसीजर्स बोलें। लेकिन अगर हम प्रैक्टिसेस बोलें तो प्रैक्टिसेस हैं कि किस तरीके से ये पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इनको प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिसेस देख लो तो आपको पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं समझ में आ जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे, एज एन ऑडिटर जाओगे तो आप नॉर्मली प्रैक्टिसेस देख लो। अगर मान लिया देख लो आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और उनको अपना बिल दो और बोलो कि ये बिल क्लियर करना है, तो आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा कि बिल किस तरीके से क्लियर अप हो रहा है। या दूसरी चीज़ें
मतलब जो अगर मान लिया सपोज किसी चीज़ के बारे में आप इंक्वायरी कर रहे हो या किसी एम्प्लॉय को बुला रहे हो और उससे इंक्वायर करोगे कि उसको इंटरव्यू लोगे, तो प्रैक्टिसेस आपको समझ में आ जाएंगी और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन आप ऑलरेडी मंगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के अनुसार प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, या पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस में डिस्कनेक्ट है। अगर डिस्कनेक्ट है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसका मतलब आइदर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं उसी के अनुसार, या फिर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स तो सही हैं लेकिन उनको प्रैक्टिसेस में लाया नहीं जा रहा है और मेल प्रैक्टिसेस की जा रही है। तो ये दो पॉसिबिलिटियाँ हो सकती हैं और ये हमें तब पता चलेगा जब हम एक तरफ से पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को समझ लेंगे और एक तरफ से जो ग्राउंड रियलिटी में जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसको देख लेंगे। तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, तो ये कुछ की इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से डील करता है। और वो क्या है, वो हमने पहले ही बोल दिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तीसरा हम यूज़र सेटिस्फैक्शन देखेंगे और चौथा डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स देखेंगे। तो इससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ऑडिटर को ओवरव्यू मिल जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब उसे पता चल जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स इस लेवल तक स्ट्रॉन्ग है तो उसको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा आईटी के कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एक फील उसको आ जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद उसे पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में उसको पता चल जाएंगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ चीज़ छिपाने की कोशिश कर रहा है तो ओवरऑल उसको आइडिया आ जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रीजनेबल लेवल तक स्ट्रॉन्ग है, रीजनेबल लेवल का मतलब ये अगर हम उसे क्वान्टिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सपोज क्वान्टिफाई करें और 90% से ऊपर या 95% से ऊपर स्ट्रेंथ है उनकी, जितने डिज़ायर्ड लेवल से अगर 95% तक उनकी स्ट्रेंथ है तो ओवरऑल उन कंट्रोल्स पर रिलाई किया जा सकता है। ओवरऑल उन कंट्रोल्स पर मतलब आपकी एज एन ऑडिटर नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम होगा, मतलब उतने ज़्यादा नहीं होंगे, उतने ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ चेकिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये चैप्टर में हम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेंगे बेंचमार्किंग की, किस तरह से बेंचमार्किंग होगा, बेंचमार्किंग एक्सरसाइजेज किस तरीके से हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे हिस्ट्री का कि और किस तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे वो स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए, ISO के स्टैंडर्ड्स किस तरीके से डेवलप हुए। और फिर एक फाइनली हम क्या करेंगे कि किस तरह से IT मैनेजमेंट को हमें ऑडिट करना है, उसका एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एक्सप्लेन की गई है इस चैप्टर में। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एक्सप्लोर करेगा, यूज़र सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लोर करेगा और डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड को एक्सप्लोर करेगा। और बेसिकली क्या है कि हम पढ़ चुके हैं, जगह जगह पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस तब आएगी जब चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, यानी ह्यूमन बीइंग को हम रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या होता है कि लोअर प्रोडक्टिव चेन से ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस हम क्या करते हैं कि एक लोअर प्रोडक्टिव एरिया से हम उसको निकालते हैं और हायर एरिया में ले जा देते हैं। यानी कि एक मशीन है, वो 100 लोगों का काम करने लगती है, लेकिन उस मशीन के सामने एक ऑपरेटर बैठता है, वो भी ह्यूमन बीइंग होता है। वो ऑपरेटर उस मशीन को कंट्रोल करने लगता है तो यानी कि वो 100 लोगों की प्रोडक्टिविटी करने लगता है। तो अब वो ह्यूमन बीइंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो 100 लोगों के बराबर उसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है क्योंकि वो 100 लोगों का 100 लोगों का के बिहाफ पर डिसीजन ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात, ये प्राइम मिनिस्टर अगर हमारी कंट्री में कोई डिसीजन लेता है तो वो 125 करोड़ लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जब नीचे लेवल पर ऑटोमेशन होता है, कंपनीज में ऑटोमेशन होता है, तो लो लेवल जॉब्स ऑटोमेट कर दिए जाते हैं, रिपीटेटिव जॉब्स को ऑटोमेट कर दिए जाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो नॉन स्ट्रक्चर्ड जॉब हैं वो तो स्ट्रक्चर्ड जॉब जो हैं वो तो ऑटोमेट किए ही जाते हैं। जो स्ट्रक्चर जिनका एक क्रिएट होता है, जो रिपीटेटिव होते हैं, उनको ऑटोमेट किया जा सकता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड को भी आज की डेट में ऑटोमेट किया जा सकता है। तो यानी कि केवल अनस्ट्रक्चर्ड जॉब हैं जो ह्यूमन बीइंग के पास रह जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के पास बेसिकली वो डिसीजन लेवल जॉब्स रह जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो है डे बाई डे एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूएबल रिसोर्स होते चले जा रहा है। क्यों होते चले जा रहा है? इसलिए क्योंकि नीचे के लेवल के जॉब्स सारे ऑटोमेट कर दिए जा रहे हैं। अब वो हायर लेवल ऑफ जॉब्स को कर रहा है, वो छोटे मोटे जॉब्स नहीं कर रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी मैसिव हो रही है। अगर वो डिसीजन गलत लेता है
तो वो प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। सपोज़ एक आप क्रेन लेकर आते हैं और क्रेन लेकर किसी मकान बना रहे हैं, वहाँ पर कुछ काम करने लगते हैं, तो अगर वो क्रेन में थोड़े से डिसीजन ख़राब होगा तो क्रेन बहुत डैमेज कर सकती है। लेकिन अगर एक आप मज़दूर रख रहे हैं, तो अगर वो एक दीवार को तोड़ रहा है सपोज़ या कुछ कर रहा है, तो वो उतनी डैमेज नहीं कर सकता है। एक मशीन मैसिव डैमेज क्रिएट कर सकती है और मैसिव क्रिएशन क्रिएट कर सकती है, मैसिव हेल्प कर सकती है। अगर कोई चीज़ तोड़नी है तो वो मशीन ईजिली उसे तोड़ देगी, लेकिन जब मशीन तोड़ रही होगी तो उस समय उसके पीछे जो ह्यूमन बीइंग है वो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो कई लोगों की प्रोडक्टिविटी ले रहा है। यानी कि वो 100 लोगों के बराबर प्रोडक्टिव हो सकता है तो 100 लोगों के बराबर डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव होना ईजी होता है, तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी हाई लेवल जॉब्स में ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो हमारी स्टडी में जो ये टॉपिक है वो हमें ये बताता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट हर एक एम्प्लॉई के साथ इन्वॉल्व करता है। हर एक एम्प्लॉई को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एम्प्लॉई जो है कुछ चीज़ें तो ऑटोमेट हैं और जो ह्यूमन बीइंग है वो कई आदमियों के बराबर का काम कर रहा है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर थोड़े से गलत डिसीजन लेता है तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर एक आदमी के पास एक कैपेबिलिटी हो गई है कि वो सैबोटर की तरह काम कर सकता है, वो सैबोटाज कर सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सैबोटाज कर सकता है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं, मैलिशियस इंटेंट हो सकता है अगर वो जानबूझकर कर रहा है, या इग्नोरेंस की वजह से कर सकता है। तो यानी कि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग को हमें ट्रेन करना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग अब मोर वैल्यूएबल रिसोर्स हो गया है। ह्यूमन बीइंग 100 लोगों का काम करने लग गया है, तो हम जब तक उसके रोल्स को फर्दर ऑटोमेट नहीं करते हैं तब तक ये इंपॉर्टेंट है कि उस रोल को, जिस अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड रोल को जो वो देख रहा है, वहाँ पर डैमेजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वहाँ पर अगर मान लिया सपोज वो ट्रेंड नहीं है, इग्नोरेंस है उसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में उसके पास उतनी जानकारी नहीं, तो वो ज़्यादा डैमेज कर सकता है। कई बार क्या होता है, मैलिशियस इंटेंट हो सकता है, तो उसमें उसका डैमेज ज़्यादा और लेवल हो सकता है। तो ट्रेनिंग एक्सप्लेन करेगी हर इंडिविजुअल का रोल कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन की जाएगी और उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हर इंफॉर्मेशन एसेट के प्रति उसकी, जो वो हैंडल कर रहा है। क्योंकि आज की डेट में क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग, कई बार क्या है कि कई कंट्रीज़ हैं उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप में केवल 50 एम्प्लॉयज़ थे। जब वो बिका उसमें केवल 50 एम्प्लॉय थे, लेकिन उसमें $19 बिलियन में वो व्हाट्सएप बिका। तो हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी $1900 बिलियन की है, और 1900 बिलियन जो है एक साल में जो जीडीपी है हिंदुस्तान की वो $1900 बिलियन है। यानी कि एक साल में हिंदुस्तानी $1900 बिलियन कमाता है, लेकिन व्हाट्सएप जो बिका $19 बिलियन में बिका। यानी कि व्हाट्सएप में 50 एम्प्लॉय थे। अगर एक ऐसी कंपनी हो जिसमें क्या कहते हैं 1500 एम्प्लॉई हो, तो $1900 बिलियन का प्रोडक्टिविटी आज की दे सकती है। तो इस लेवल की प्रोडक्टिविटी लोगों के पास आने लग गई है। तो इस लेवल के यानी 50 लोग $19 बिलियन की कंपनी को संभाल रहे हैं। यहाँ 125 करोड़ लोग $1900 बिलियन की कंपनी, जैसे इंडिया कहते हैं आप, उसे संभाल रहे हैं। तो यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती गई। वो 50 लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए। वो 50 लोग के डिसीजंस के दूरगामी इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा इग्नोरेंस हो गया, थोड़ा सा मैलिशियस इंटेंट हो गया उनका, तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो उन 50 लोगों पर डिपेंडेंट है। 50 लोगों की मैसिव प्रोडक्टिविटी हो चुकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग सबसे पहले जो एम्प्लॉई आए उनके इंडिविजुअल रूल के बारे में ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कर सकें, इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को सही तरीके से हैंडल करें। जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट उनको दिया गया है, जो उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, वो उसको हैंडल कर सकें। ट्रेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए, ताकि हर एक आदमी सिक्योरिटी पॉलिसी समझे, ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी समझे, क्या सिक्योरिटी रिस्क हैं, क्या थ्रेट्स हैं,
और अगर मान लिया सपोज़ वो जानबूझकर कोई मलिशियस इंटेंट करता है तो उसकी कोई रिपरकशन होनी चाहिए, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी प्रोसीजर से अवॉइड नहीं करता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, फेसबुक में 5,000 एम्प्लॉई हैं, लेकिन कुछ समय के लिए सोच लीजिए कि फेसबुक के मैसिव डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ पर डेटा रहता है, वहाँ पर कोई वायरस उस डेटा को अगर डिस्टॉर्ट कर दे या डिलीट कर दे या कुछ कर दे, वैसे इतना इजी नहीं है, उतना मैसिव डेटा सेंटर्स की डेटा को डिलीट करना वो नहीं है, लेकिन अगर डिलीट करे तो फेसबुक जैसी कंपनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, 100 बिलियन डॉलर्स की कंपनी, 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है वो, 100-200 बिलियन डॉलर की कंपनी, उसका बिजनेस कल की डेट में गायब हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो आपको आप एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आप जाओगे तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉयज़ जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हाई एंड प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, और जितनी हाई एंड प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना लॉस कर सकते हैं ये कंपनी को। अगर मान लिया सपोज़ इसमें से कोई सबोटर है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक जर्मनी के प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो को पायलट था वो कुछ गुस्से में था या कुछ प्रॉब्लम थी उसकी, वो पायलट टॉयलेट के लिए बाहर गया, उसने दरवाज़ा बंद किया, बटन दबाया और प्लेन को उसने क्रैश कर दिया। तो यानी कि उन लोगों की जान एक को पायलट के हाथ में थी, और उस को पायलट ने कोई विंडो डिस्ट्रक्शन की विंडो अपॉर्चुनिटी देखी और पूरे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि लोग किस तरीके के हैं, लोगों का बैकग्राउंड किस तरीके का है, लोगों का ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी जो है सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, थ्रेट क्रिएट कर सकता है। वो नो डाउट उतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा है, क्या कहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी, कुछ 100 लोग या 50 लोग, या जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में है 50 लोग संभाल रहे थे, 19 बिलियन डॉलर की कंपनी संभाल रहे थे। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी उस लेवल की है कि नहीं है, ट्रेनिंग उस लेवल की है कि नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी और ट्रेनिंग को नहीं देखोगे ठीक ढंग से तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइप आउट हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स एलिमेंट्स हैं, उसका सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट प्रोसेस होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स का आपका सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स स्ट्रांग होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट और प्रोसीजर्स की रिपोर्टिंग का एक प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि एक सुपरवाइज़र उनकी मतलब रिक्रूटमेंट, रिक्वायरमेंट और उन सारी प्रोसीजर्स को देख सके। मतलब जो आईटी कंपनीज़ हैं, पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज़, वो प्रोडक्टिविटी को मैसिव क्रिएट करती हैं और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती जा रही है। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अनस्ट्रक्चर्ड काम भी मशीन करने लगी है। तो उस अनस्ट्रक्चर्ड काम हम मशीन को दे रहे हैं और दूसरे एरिया पर आदमी को खड़े कर रहे हैं। तो यानी आदमी पेडेस्टल में ऊपर होता चला जा रहा है, आदमी कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन आदमी पेडेस्टल में ऊपर होते चला जा रहा है। लास्ट में आदमी खड़ा है जो उसे मैनेज कर रहा है, और वो उस आदमी के नीचे एक मैसिव रिसोर्स है, मैसिव रिसोर्स को वो कंट्रोल कर रहा है। यानी 50 आदमी व्हाट्सएप के 19 बिलियन डॉलर्स की कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, केवल 50 आदमी। तो 50 आदमी जब 19 बिलियन डॉलर की कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान की ईयरली जीडीपी, यानी हिंदुस्तान में सारे आदमी 125 करोड़ लोग इस साल भर मेहनत करते हैं और 1900 बिलियन डॉलर का टोटल जीडीपी क्रिएट करते हैं, यानी टोटल माल क्रिएट करते हैं 1900 बिलियन डॉलर्स का। यानी पूरे 125 करोड़ लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, क्या कहते हैं, मजदूर, सब मिलके 1900 बिलियन डॉलर का सामान प्रोड्यूस करते हैं। जबकि व्हाट्सएप एक कंपनी है जो बिकी और 19 बिलियन डॉलर में बिकी, यानी कि, और उसमें 50 लोग काम करते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये, वो 50 लोग बहुत हायर पेडेस्टल में, वो 50 लोग एक मैसिव इकोनॉमिक मशीनरी को
कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ रिक्वायरमेंट के ह्यूमन रिसोर्स की अगर रिक्वायरमेंट है उसको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट एक पर्टिकुलर बंदे की रिक्वायरमेंट है। वो बंदे का कद इतना उतना ऊपर होना चाहिए, वो बंदे की नॉलेज इतनी होनी चाहिए, वो बंदे का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, उसको आपको वहाँ पर बंदा प्लेस करने के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए जो बंदा चाहिए होगा वो उस पर आपको उतनी रिसर्च होनी चाहिए कि इस टाइप का बंदा हमें चाहिए। तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर अगर एक बड़ी कंपनी है, अगर छोटी कंपनी में ऑडिट करने जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जा रहा है तो एक मिनिमम लेवल की कंपनी होगी, 50 करोड़ 100 करोड़ की मिनिमम तो कंपनी होगी ही होगी, उसके बाद से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। लेकिन अगर वो एक हाई एंड कंपनी में करने जा रहा है, ऑडिट करने जा रहा है, बड़ी कंपनी में ऑडिट करने जा रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस लेवल की कंपनी में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हायरिंग कैसी हो रही है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स कैसे हैं, रिक्वायरमेंट अगर बंदे की रिक्वायरमेंट आती है तो उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से हो जाता है, उनका अप्रूवल्स कैसे होता है, और फिर बंदों का रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का आप स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे, आईटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के साथ मैच करेगी वो आईटी स्ट्रेटेजी। तो आप उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करोगे तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को आप डेवलप करोगे। उसके बाद आईटी और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज को किस तरह से मैनेज करोगे ये देखना पड़ेगा कि मतलब आईटी इक्विपमेंट लगाया, लास्ट में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है, आदमी लगा हुआ है, एम्प्लॉय लगा हुआ है, तो वो उसको किस तरीके से मैनेज करेगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करोगे। सपोज वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल्स ये सब लगी हैं और उसको देखने के लिए पीछे एक आदमी लगा हुआ है। अगर डेटाबेस सिस्टम रखा है तो उसके पीछे एक आदमी लगा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स लगा हुआ है। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से आप मैनेज करोगे वो इम्पॉर्टेंट है। उस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करोगे, जो आईटी से रिलेटेड वो ऑटोमेटेड सिक्योरिटी है उसको किस तरीके से मैनेज करोगे। पहले तो आपको आर्किटेक्चर, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आप क्रिएट कर रहे हो, हार्डवेयर आर्किटेक्चर आप क्रिएट कर रहे हो आईटी स्ट्रेटेजी के अनुसार, उसके बाद आपको उस तरह के एंटीवायरस लेने पड़ेंगे और बाकी सारी चीज़ें लेने पड़ेंगे, मतलब फायरवॉल लगाने पड़ेंगे। लेकिन उनको फायरवॉल और ये डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन सा एंटीवायरस लेना है, कौन सा फायरवॉल लेना है। उसके पीछे आदमी खड़ा होगा, वो आदमी की क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस तरह का बंदा होना चाहिए, उसका पास्ट के रेफ चेक होनी चाहिए, रेफरेंस कि पहले वो फ्रॉड करके तो नहीं आया। एक मास्टर, आपने एक हैकर रख लिया, एक अच्छा हैकर। ऐसा है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि जो सिलिकॉन वैली है वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ पर हैकर्स को रखा जाता है और वो उनको इसलिए रखा जाता है कि उनको इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने रखा है कि उनके पास वो रह सकते हैं लेकिन उनको कोई आईटी के इक्विपमेंट को टच नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हैक किया है, उनकी बदनामी हुई है। अब उस प्रमाइसिस के बाहर गूगल और फेसबुक के आदमी रहते हैं कि अगर मान लिया सपोज वहाँ से एक पर्टिकुलर आदमी बाहर निकले, अपनी सज़ा पूरी करके बाहर निकले, वो मतलब वो पर्टिकुलर बंदे निकलें तो वो उनको एम्प्लॉय करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ऐसे किसी बंदे को एम्प्लॉय कर रहे हो जानबूझ के, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, आप उस बंदे पर कैसे ऑब्जर्वेशन रखोगे। और किसी ऐसे बंदे को आपने हायर कर दिया जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है और उसने कंपनी को सैबोटाज कर दिया, कंपनी में सैबोटाज कर दिया, तो उसके बारे में आपके उस पर्सपेक्टिव के टर्म्स में आपको सोचना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उस पर्सपेक्टिव के टर्म्स में होनी चाहिए। फिर आईटी स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। यानी आईटी स्ट्रेटेजी है, अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में 50 आदमी चाहिए बस आपको,
तो आपको सर्वर चाहिए, बाकी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, तो वो 50 आदमी चाहिए। वो उन ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी, किस लेवल के बंदे चाहिए। ये बंदे MIT से निकले हों, MIT से निकलने के बाद मालूम पड़ा 10 साल का इनका एक्सपीरियंस हो, कि 10 साल इन्होंने गूगल जैसी कंपनी में काम किया हो या क्या हो। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया में काम करना किया हो, इस पर्टिकुलर एरिया के स्पेशलिस्ट हों। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई IT स्ट्रेटेजी के पीछे ह्यूमन रिसोर्स होगा जो उसको फाइनली कंट्रोल कर रहा होगा। तो रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए, कई बार रिसोर्स प्लानिंग को कंट्रोल करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ भी ऑटोमेशन आ सके। जिस लेवल तक ऑटोमेशन जा सके उतना सही है, लेकिन उसके बाद भी तो आदमी है जो सॉफ्टवेयर से रिजल्ट्स देख रहा है, तो वहाँ पर किस आदमी को खड़ा करेंगे। और वो आदमी जो सपोज़ इन कंपनीज़ में बंदों को हायर कर रहा है, उसको एक आइडिया होना पड़ेगा, उसको उस HR के बंदे को इतनी नॉलेज होनी पड़ेगी, इतना एक्सपीरियंस होना पड़ेगा कि वो उन टाइप के बंदों को हैंडल कर सके, उनको फाइंड आउट कर सके, उनको जॉब दे सके, उनको राइटली प्लेस कर सके। तो बेसिकली हमारी स्टडी जो है इंफॉर्मेशन हमें ये बताने की कोशिश करती है कि भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर अगर आप बन रहे हो तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिक्योरिटी से पीछे आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आदमी को वेरीफाई करना कि ये सही आदमी है, ये ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं दे जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव डायरेक्शन में ले जाएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मीट आउट करेगा। तो उसके लिए आपको सही आदमी को एम्प्लॉय करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी पड़ेंगी HR मैनेजमेंट में। क्या ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं, क्या ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही हैं। अगर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कंपनी कुएं में जा सकती है, कंपनी कल की डेट में बंद हो सकती हैं। आज की डेट में IT की कंपनी की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि IT में चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो हमें उस तरीके के बंदे चाहिए होते हैं, उतनी प्रोडक्टिव बंदे चाहिए होते हैं, उतने विजनरी बंदे चाहिए होते हैं, उतने ट्रेंड बंदे चाहिए होते हैं, उतने स्पेशलिस्ट बंदे चाहिए होते हैं अपने एरिया में। उस तरीके का उनका एक पास्ट होना चाहिए, उसको उन सब चीज़ों को समझने के लिए उनका पास्ट होना चाहिए। और कई बार फ्रेश आदमी की हायरिंग होती है, तो फिर उसमें कैसा बंदा कैसा रिसोर्स हम हायर करेंगे, ये सब देखना पड़ेगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस, हायरिंग, ये सारी चीज़ें HR के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बहुत IT की कंपनी जो बेसिकली IT डोमिनेटेड कंपनी है, उसकी जो और हाईली ऑटोमेटेड कंपनी है, उसमें जो है ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें क्या है, लोअर जॉब्स ऑटोमेट हो जाते हैं, हायर जॉब्स जो लो प्रीमियम जॉब जो होता है, जो टॉप मोस्ट जॉब होता है, वहाँ पर ह्यूमन बीइंग होता है, वो पूरे सिस्टम और उस पूरे इकोनॉमिक रिसोर्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और उस ह्यूमन बीइंग को सही होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस ह्यूमन बीइंग के पास मैसिव पावर्स होती हैं, उसके पास मैसिव डिस्ट्रक्टिव पावर्स होती हैं, उसके बाद मैसिव कंस्ट्रक्टिव पावर्स हो सकती हैं। डिस्ट्रक्टिव होना बहुत ईजी होता है, तो इसलिए वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बंदा बैठे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट आउट कर सके, जो ऑर्गेनाइजेशन की के जो इन्वायरमेंट है, जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि 5 साल में तो पूरा जो है जनरेशन चेंज हो जाती है IT में। तो क्या है कि और 6-6 महीने में मालूम पड़ा नया वर्जन लाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में नई स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, नई चीज़ आ जाती है, नई सॉफ्टवेयर कैपेबिलिटी आ जाती है, नई हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो उसको कम्पीट कर सके और उस कंपनी के इकोनॉमिक सिस्टम की वैल्यू को रिटेन कर सके, रिटेन ही नहीं कर सके, बढ़ा सके, कई मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सके, तो उसके लिए अच्छी HR प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।